तो यार इसका जो सस्पेंशन है ना वो सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा स्टिफर साइड पे है। जो इनके हाइपर चार्जर्स है वो हर जगह फंक्शनल नहीं होता है। और एक जो मुझे मेजर प्रॉब्लम लगता है वो इनके फीचर रोल आउट का तरीका है। ये जो स्कूटर है ना, इसका जो फुटबोर्ड है वो फ्लैट नहीं है, पूरा बीच में जो है बम्प है। स्कूटर का जो चेसी है ना वो हाफ चेसी है, मतलब यहाँ तक ही है। इको मोड जो है ना मुझे सीरियसली यूजलेस लगता है। एक और प्रॉब्लम है स्कूटर में, प्लास्टिक बॉडी पैनल और लॉकिंग सिस्टम। Hey, what is up guys? Once again welcome back to the channel and this amazing video। तो यार मेरे ओला सनप्रो पे हो गए 5000 किलोमीटर और इन 5000 किलोमीटर में ना मैंने ढेर सारी राइड लगाई है यार। मैंने महाबलेश्वर की राइड लगाई है, माथेरान की लगाई है, पुणे की लगाई है, लोनावाला की लगाई है और दमन की लगाई है। तो मैंने अपनी ओला सनप्रो बाय करी थी अक्टूबर 2022 में दिवाली के टाइम, और अब तक मुझे हो गए 6 महीने इस स्कूटर को राइड करते हुए। तो इन 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अच्छा बुरा और क्या मेरी मिक्स फीलिंग है स्कूटर को लेके, वो सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और एक्सपेंस भी बताऊंगा आपको कि लास्ट 6 मंथ में 5000 किलोमीटर राइड करने में क्या एक्सपेंस आए हैं मेरे इस स्कूटर को लेके। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार क्या एक्सपेंसेस आए हैं स्कूटर को 6 महीने राइड करने के लिए और कितना मैंने सेव करा है। तो 5000 किलोमीटर के बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली बचाए 10,000 रुपये फ्यूल कॉस्ट पे। और इसके अलावा जो मेरे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वॉशिंग के, टायर प्रेशर मेंटेन करने के जो एक्सपेंसेस गए, और जो मैं ट्रैवल करता हूँ उसमें कहीं कहीं चार्जिंग के लिए मुझे पे करना पड़ता है, अगर वो सब भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ तो मेरे लगभग ओवरऑल 8000 रुपये बचे हैं। तो यार अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में स्कूटर को लेके, मैं स्कूटर से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। अगर कुछ पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर दूँ तो यार इस स्कूटर की परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी से मैं काफ़ी खुश हूँ। बात करूँ स्कूटर के परफॉर्मेंस और पावर की, तो कहीं भी मुझे ये लैग करता हुआ नहीं दिखा। मैंने इससे बहुत लॉन्ग राइड्स लगाई हैं। मैं महाबलेश्वर जब गया था तो वहाँ मैंने ऑफ रोडिंग करी है, लोनावाला के घाट्स पे इसे चढ़ाई है, माथेरान के घाट्स पे चढ़ाई है, हाईवे पे लॉन्ग टूरिंग करी है, लेकिन मुझे इसके पावर में और कैपेबिलिटी में कहीं कमी नहीं लगी। घाट पे क्लाइंब करते हुए कभी कभी ये ओवर हीटिंग के वजह से जो है वो लोअर मोड में स्विच हो जाता है, लेकिन 10-15 मिनट अगर आप वेट कर लोगे तो ये वापस नॉर्मल मोड या फिर हायर मोड्स में आराम से जाने के लिए रेडी हो जाता है। बात करूँ स्कूटर के राइडिंग एक्सपीरियंस की, तो यार राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई नॉइस, कोई आवाज़ नहीं आती और आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना बहुत स्मूथ रहती है, अगर आपको एक अच्छा सा रोड मिल जाता है राइड करने के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट से पूछते हैं कि यार ओला सनप्रो का जो सस्पेंशन है वो कैसा है। तो यार इसका जो सस्पेंशन है ना वो सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा स्टिफर साइड पे है। तो अगर आपको रोड अच्छा नहीं मिलता है राइड करने के लिए तो आपको एक छोटा पत्थर भी फील होगा, लेकिन अगर आपको रोड अच्छा मिल गया ना तो आपकी जर्नी एकदम बटरी स्मूथ होगी। तो बात करते हैं यार कुछ ओला सनप्रो के ऐसे फीचर्स की जो राइडिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो यार बात करूँ मैं वो फीचर की जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, राइडिंग के टाइम, तो और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसका है नेविगेशन फीचर। तो जैसे आपने बहुत सारे राइडर्स को देखा होगा कि यहाँ पे यार मोबाइल माउंट लगा के वो फिर नेविगेशन यूज़ करते हैं, बट ओला सनप्रो में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कंसोल में आप लोकेशन डालो और आप नेविगेट करके उस लोकेशन पे पहुँच सकते हो, जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता है। नेक्स्ट फीचर जो मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है वो है क्रूज़ कंट्रोल। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे कहीं जा रहे हो 50-100 किलोमीटर और मान लो एक हाईवे जर्नी है, आप अपने स्कूटर को मस्त एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के मस्त जर्नी को एंजॉय कर सकते। नेक्स्ट फीचर जो मुझे लगता है यार डिफरेंशिएटर है, बाकी ब्रांड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है रीजनरेटिव गेन। ओला सनप्रो में फीचर है रीजनरेटिव गेन का, जिसके अंदर चलते चलते आपकी स्कूटर जो है वो चार्ज होती है। अगर आप इसे फोर्स रीजनरेशन के लिए रिवर्स एक्सेलरेट करते हो या फिर आप कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे होते हो और अगर आपकी गाड़ी स्लोप पे है तो आपका जो बैटरी है वो चार्ज होते रहता है। ये एक फीचर जो है मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है ओला सनप्रो में, जो मुझे पसंद है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग राइड लगा रहा हूँ तो रीजनरेटिव गेन की वजह से कुछ किलोमीटर्स मुझे गेन में मिल जाते हैं, जो मेरे लॉन्ग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक और अच्छी फीचर जो मुझे पसंद है ओला सनप्रो में वो है इसका रिवर्स मोड, जो कि यार पार्किंग से आपकी स्कूटर बाहर निकालने में ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो वो एक ऐसा फीचर है जो मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है यार बहुत ही यूज़फुल फीचर है किसी भी राइडर के लिए। नेक्स्ट यार जो कंपनी ने यहाँ पे स्पीकर्स दिए ना, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं, क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हो आप राइड में तो आप स्कूटर को प्ले करके अपनी जर्नी को एंटरटेनिंग बना सकते हो। मैं पर्सनली इसे बहुत कम वॉल्यूम में प्ले करता हूँ क्योंकि दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके राइडिंग स्टाइल से। अब बात करते हैं यार स्कूटर के पिकअप की और रेंज की। तो यार पिकअप ना मुझे लगता है कि पिकअप बहुत अच्छा है स्कूटर का, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड में। इको में इतना अच्छा नहीं है और इको मोड में ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। मेरे लिए इको मोड इज़ लाइक यूज़लेस। मैं
सीरियसली कहीं यूज़ नहीं करता इको मोड को। नॉर्मल मोड में मैं ज़्यादा चलाता हूँ इस स्कूटर को, और अगर मान लो चार्ज ख़त्म हो रहा है तो अपने आप इको मोड में स्विच हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा मैं राइड जो है नॉर्मल मोड में करता हूँ। अब बात करते हैं यार एक मेन क्वेश्चन की, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको रेंज कितना मिलता है। तो यार मेरा वेट जो है ना, मेरा बॉडी वेट जो है वो 75 kgs है, और मेरे वेट के हिसाब से मुझे अराउंड अब तक मैक्सिमम 135 to 140 किलोमीटर्स का रेंज मिला है। लेकिन अगर आपका वेट कम है 45 kg, 50, 60 kgs, तो शायद आपको 150, 160 का भी रेंज मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ यार कि अब तक मैंने इस स्कूटर में क्या क्या काम करा है। तो मैंने पर्सनली सिर्फ इसमें स्क्रीन गार्ड लगाया जो अराउंड 300 रुपीज़ का था। इसके अलावा मैंने इस पर कुछ स्पेंड नहीं किया है, पूरा स्टॉक है स्कूटर। लेकिन इसके अलावा और सारे काम हुए हैं, जैसे आगे जो है ये कॉकपिट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो कॉकपिट पूरा रिप्लेस हुआ था ओला के सर्विस सेंटर में, लेकिन ये वारंटी में हो गया था, फ्री में करके दिया था उन्होंने। इसके अलावा ये जो फ्रंट फोक देख रहे हो ये भी पूरा रिप्लेस हुआ है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है क्योंकि कंपनी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दे रही थी। और इसके अलावा जो आप बैक साइड में ये देख रहे हो चार्जिंग सॉकेट फ्लैप, इसका लॉक जो है वो टूट गया था, तो ये भी रिप्लेस हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट ओला के सर्विस सेंटर में। कॉकपिट और फ्रंट फोक तो शायद फ्री में ही रिप्लेस हो जा रहा है, लेकिन पीछे का जो चार्जिंग फ्लैप है, काफ़ी सारे यूज़र्स ने मुझे कमेंट में बताया है कि चार्जिंग फ्लैप का उनसे पैसे लिए गए। तो मुझे नहीं पता कि अब फ्री है या नहीं है, लेकिन जब मेरा टूटा था तो ओला सर्विस सेंटर में मेरा फ्री में रिप्लेस करके दिया था उन्होंने। तो बहुत हो गई अच्छाई, अब बात करते हैं यार कुछ कॉन्स की। तो एक सबसे बड़ा कॉन जो मुझे नज़र आता है वो इनका है हाइपर चार्जर्स। जो इनके हाइपर चार्जर्स है वो हर जगह फंक्शनल नहीं होता है। मैंने अब तक की जितने भी राइड्स लगाई हैं उसमें मेरा हाइपर चार्जर को लेकर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। कहीं काम करता है, कहीं काम नहीं कर रहा होता है और फंक्शनल नहीं होता है। हालांकि 2 महीने पहले इन्होंने एक अपडेट रोल आउट किया था ऐप के लिए, जिसके अंदर आपको लाइव स्टेटस पता चलेगा ओला के हाइपर चार्जर्स का। लेकिन मैंने वहाँ भी नोटिस किया कि जो स्टेटस उसमें दिखाता है वो कहीं कहीं करेक्ट नहीं होता है। अगर चार्जर ऑक्यूपाइड है तो उसमें फ्री दिखाता है, अगर हाइपर चार्जर बंद है तो उसमें ऑन दिखाता है, या फिर उसमें ऑफ दिखाता है लेकिन हाइपर चार्जर एक्चुअल में चल रहा होता है। तो उसमें भी जो स्टेटस दिखाता है उस पर भी आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये मुझे एक मेजर चीज़ लगती है, क्योंकि अगर हाइपर चार्जर नेटवर्क आपका एक्सपांड हो रहा है, आपका ग्रो हो रहा है, तो एक यूज़र ये एक्सपेक्ट करता है कि वो चल भी रहा होगा। मुझे लगता है ओला इलेक्ट्रिक को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और एक जो मुझे मेजर प्रॉब्लम लगता है वो इनके फीचर रोल आउट का तरीका है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे स्कूटर में एक पर्टिकुलर वर्जन का MoveOS 3 है, और मेरे फ्रेंड के पास भी सेम MoveOS 3 का अपडेट है, लेकिन उसके स्कूटर में हिल होल्ड एक्टिवेटेड है, लेकिन मेरे स्कूटर में हिल होल्ड एक्टिवेटेड नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लगता है, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होता है। लेकिन यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि अगर 2 स्कूटर में सेम वर्जन के सॉफ्टवेयर है तो फीचर दोनों में काम करने चाहिए। एक में कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। ये मुझे लगता है थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। एक और प्रॉब्लम है स्कूटर में, वो है इसका प्लास्टिक बॉडी पैनल और लॉकिंग सिस्टम। तो ये जो आप पैनल देख रहे हो ना प्लास्टिक के, ये सारे प्लास्टिक के लॉक से लॉक्ड है। तो अगर आप राइड कर रहे हो और अगर उसके लॉक्स टूट जाते हैं तो आपके स्कूटर से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेरे कॉकपिट से आ रही थी, कॉकपिट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी क्योंकि कॉकपिट का जो लॉक था वो टूट गया था। तो फाइनली ओला के सर्विस सेंटर में इसका पूरा कॉकपिट रिप्लेस करना पड़ा था। और जैसे आप यहाँ भी देखोगे जो सारे पैनल्स हैं ये प्लास्टिक के लॉक से लॉक्ड हैं, जो कि राइडिंग के टाइम में ऑब्वियसली टूट सकते हैं और उसके वजह से आपके स्कूटर से आवाज़ आ सकती है। एक और प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको इसके साथ। सो इस स्कूटर का जो चेसी है ना वो हाफ चेसी है, मतलब यहाँ तक ही है, ठीक है। और ये जो पीछे का ग्रैब हैंडल है वो इसके प्लास्टिक बॉडी में अटैच्ड है। तो प्लास्टिक बॉडी में जब आपका एक ग्रैब हैंडल अटैच होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ग्रैब हैंडल जो है ये पीछे का ये लूज़ हो जाए या फिर निकल जाए। और मुझे लगता है यार जब भी आप कोई स्कूटर को बना रहे हो तो उसका एटलीस्ट चेसी जो है वो पूरा पीछे तक रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीन पर मैं दोनों ओला और एथर का चेसी डाल दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हो कि एथर का जो चेसी है वो पूरा पीछे तक है, जिसके अंदर जो पीछे का ग्रैब हैंडल है वो चेसी में अटैच्ड है। लेकिन ओला सन प्रो का जो चेसी है वो हाफ बॉडी चेसी है, इसके वजह से इसका जो ग्रैब हैंडल है वो प्लास्टिक बॉडी में लगा हुआ है। एक और प्रॉब्लम है कि ये जो स्कूटर है ना इसका जो फुटबोर्ड है वो फ्लैट नहीं है पूरा, बीच में जो है बम्प है। ये बम्प कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से रखा है कंपनी ने, क्योंकि शायद वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। लेकिन अगर आप इंडियन यूज़र पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारे लिए एक स्कूटर एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होती है, जहाँ पे अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो बीच में कुछ सामान रख के लेके आ गए, या फिर कुछ कैरी कर रहे हैं तो बीच में रख लिया। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो बीच में जो बम्प है वो काफ़ी सूटेबल है नहीं इंडियन यूज़र्स के लिए। हालांकि ओला S1 एयर में कंपनी ने इसे करेक्ट किया और फ्लैट फुटबोर्ड दिया है। अब बात करते हैं यार एक यूजलेस मोड की। तो स्कूटर का जो इको मोड है ना
उसकी जो टॉप स्पीड आती है वो 42 की जाती है और पिकअप भी जो है बहुत ही गंदा है। तो मुझे लगता है यार वो एक इरिटेटिंग मोड है रादर देन यूज़फुल मोड मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरे लिए इको मोड ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है और इतने कम पिकअप और इतने कम स्पीड में आई थिंक वो एक यूज़लेस मोड है, इसलिए मैं उसे कॉन के कैटेगरी में डाल रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्कूटर के लिए। अब बात करते हैं यार कुछ मिक्स चीज़ों की, जो कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरे भी हैं। मुझे लगता है कि इसका जो फोक कंपनी ने रिप्लेस किया है वो काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके स्कूटर के अंदर कुछ आर्किटेक्चरल फॉल्ट है तो उसे सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि एक यूज़र जो राइड कर रहा है उसकी लाइफ रिस्क पे है। तो मुझे लगता है कंपनी ने अच्छा किया फाइनली सारे स्कूटर्स के फोक रिप्लेस करके, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन पहले कर लेती कंपनी तो ज़्यादा बेटर होता, शायद जो इंसिडेंट्स हुए वो नहीं हुए होते। एक और मिक्स चीज़ जो मुझे लगी वो है इसके चार्जर का कॉस्ट, जो कंपनी ने बोला है कि वो रिटर्न देगी यूज़र्स को। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो ARI है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी ओवर प्राइस्ड क्यों हैं। तो उन्हें ये पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि जो स्कूटर कंपनीज़ हैं उन्होंने चार्जर्स को एज एन एक्सेसरी दिया हुआ है यूज़र्स को, इसीलिए जो स्कूटर्स की प्राइसिंग है वो ज़्यादा ऊपर गई है। और फाइनली इन्वेस्टिगेशन में पता चलने के बाद ओला ने एग्री किया कि वो सारे यूज़र्स को जो चार्जर का कॉस्ट है वो पे बैक करेगा, मतलब रिफ़ंड करेगा। तो आपके स्कूटर के बिल में जितना भी चार्जर का कॉस्ट है वो आपको रिफ़ंड मिलने वाला है। कंपनी अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद रिफ़ंड करने के बजाय अगर पहले ही एज एन एक्सेसरी नहीं सेल करती तो मुझे लगता है शायद बेटर होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और फिर रिफ़ंड करना, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से बैंडेड करना है कोई गलती करने के बाद। एक और मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है वो ये है कि कमिटमेंट्स, कंपनी ने कभी भी अपने कमिटमेंट को टाइमली फुलफ़िल नहीं किया है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे इसके एक्सेसरीज़ थे, सेंट्रल स्टैंड मैंने दिसंबर में ऑर्डर किया था, जनवरी का डेट था उसका डिस्पैच का, डिस्पैच डेट फरवरी हुआ, मार्च हुआ, जून हुआ, फिर जुलाई हुआ, लेकिन फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा और कंपनी ने मुझे एक चॉकलेट का बॉक्स भेजा जो कि बहुत अच्छा जेस्चर था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सेंट्रल स्टैंड भेज देती टाइम पे तो ज़्यादा बेटर होता। तो यार ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस ओला S1 Pro को लेके। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूँ आपको कि मैं स्कूटर के साथ खुश हुआ नहीं हूँ, तो यार मैं स्कूटर के साथ बहुत खुश हूँ, ठीक है। और स्कूटर की हर चीज़ अच्छी है, अगर कुछ सर्विस पॉइंट्स को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो यार मैं स्कूटर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये था मेरा छोटा सा एक रिव्यू वीडियो जो मैंने अपने पास्ट 6 मंथ के एक्सपीरियंस से शेयर किया है 5000 किलोमीटर राइड करने के बाद इस स्कूटर को। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।